Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, इस प्लेटफॉर्म पे हम विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स है पीटी 365 है वो अपलोड कर रहे हैं ताकि आपका प्रीलिम्स का जो जर्नी है थोड़ा इजी हो जाए। तो हमारा जो रीसेंट लास्ट वीडियो है वो पॉलिटी का पीटी 365 का अपलोड हो चुका है। जो नए स्टूडेंट्स है प्लीज जाके चेक कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव है कि जो भी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स है उनके पैरेलल ही हम सब्जेक्ट के सेक्शन टू सेक्शन प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी और गवर्नेंस के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनके डिस्कशन के साथ। ठीक है, आई रिपीट, प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चन पेपर है उनका डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है सेक्शनल वाइज। तो आज का जो सेक्शन हम ले रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अंदर वी विल बी डीलिंग विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, the colonial rule, constituent assembly. Give me a second. Okay. Salient features of the constitution, preamble and schedule and parts of the constitution, union and territory and citizenship. तो ये सारे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्लीज इसको सिर्फ सुनिएगा मत, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विथ मी अभी के अभी ऑन द स्पॉट। फर्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statement best reflect the chief purpose of the constitution of a country? ये पिछले साल ही पूछा गया था, यूपीएससी का प्रीलिम्स 2023 का सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंट्री का उसका चीफ पर्पस क्या है। तो अगर आप पूछोगे कि ये सवाल आया कहां से, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों में 2023, 21, 22 कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अवेलेबल है। मतलब there are certain rules and regulations जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। मतलब स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर्स का आर्बिट्रेरी यूज ना करे, वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे अपनी कंट्री की सिटीजन्स को लेके। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को हम डायरेक्टली लिमिटेड गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। इसकी डायरेक्टली डेफिनेशन यही होती है, इट इज डिफाइंड एज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, राइट। तो बेसिकली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फीचर्स है, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट क्या करता है, स्टेट कहीं आर्बिट्ररी एक्शंस ना ले ले सिटीजन्स के खिलाफ अपनी पावर्स को यूज करके, तो वो सिटीजन्स को कुछ बेसिक फंडामेंटल जो राइट है वो देते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, कि जुडिशरी हैज पावर टू रिव्यू द लेजिस्लेचर्स, करेक्ट। देन आपके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो ये सब फीचर्स है। अब देखते हैं इसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा चीफ पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला इन्होंने बोला है, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ द नेसेसरी लॉ। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या ऑब्जेक्टिव्स बताता है? हाँ, डीपीएसपी जो है उसके थ्रू ऑब्जेक्टिव्स बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट। तो क्या मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस हो सकता है। थर्ड, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। फोर्थ, इट सिक्योर्स सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, सोशल सिक्योरिटी। देखो ऑप्शन बी तो आप डायरेक्टली मतलब हटा सकते थे कि मतलब क्या बकवास हो रहा है। ऑप्शन ए बोलता है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो आपका दिमाग लग सकता था कि यार ये डीपीएसपी की तो बात नहीं कर रहा। ऑप्शन डी में सोशल जस्टिस इक्वालिटी आप बोलोगे ये तो प्रियम्बल में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी। लेकिन आपको पढ़ना है सवाल जितनी ज्यादा फोकस होके उतना पॉसिबल। इन्होंने पूछा है चीफ पर्पस क्या है, व्हाट इज द चीफ पर्पस। दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वो एक चीज जिसके लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो हमने जैसे डिस्कस किया वो ये है,
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट्स लाना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ अ लिमिटेड गवर्नमेंट। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज इट डिफाइंस एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इसको जितने ज्यादा स्टार लगा सकते हो लगा लो। आप अभी इसी वीडियो में देखोगे कि ये 2 बार और पूछा है, 2021 में, 20 में रिपीटेड पूछा है ये, ठीक है। और सीडीएस के बाकी एग्जाम्स देखोगे उसमें भी ये पूछा गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंसीडर द following statement with respect of the Constitution Day. Statement 1 बोलता है The Constitution Day is celebrated on 26th of November every year to promote the constitutional values among the citizens. Constitution second statement बोलता है that 26th of November 1949 Constituent Assembly जो है इंडिया की, it was set up drafting committee, India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a drafting constitution of India. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक जो डेट्स है यहाँ पे पता होना चाहिए। 2 important dates are there. इसका जो आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो absolutely correct है, there is no point to think on it, थोड़ा सा factual question है। दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, मतलब अगर आपको ये 2 डेट्स पता हो ना, कि एक तो है आपके पास 26 ऑफ जनवरी 1949 और 26 ऑफ जनवरी 1950, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। सो हुआ क्या था, आप इसको थोड़ा सा बेसिक, हम थोड़ा सा, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसका पीछे की तरफ बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री की डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज कर रहे थे तो उस वक्त एट लास्ट उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाए। लेकिन फिर एम एन रॉय ने कहा कि भाई ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात कर रहे हो, लेकिन हर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लगेगी उसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो एम एन रॉय है उन्होंने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, और बाद में जो नेहरू जी है उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ऑफिशियली ये मुद्दा रेज किया कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाना है खुद से और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे पास लगेगी। तो ये जो है अडॉप्ट हो गया था बाद में अगस्त ऑफर के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है बनी। कैसे बनी? वहां पे आपके पास 389 सीट थी, कुछ सीट जो है प्रिंसली स्टेट को दी गई और कुछ जो है ब्रिटिश प्रोविंसेस को दी गई। प्लीज बी फोकस ओवर हियर, प्रिंसली स्टेट जो है वो उनके मेंबर नॉमिनेट किए गए थे, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस की जो सीट है वहां पे इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे थे और इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आ रहा था। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी जो होती है वहां पे उसका रोल नहीं था। और यहीं पे आपके पास जो सिख है, जो मुस्लिम्स है, जो जनरल कैटेगरीज है, उनको भी अलग से यहाँ पे सीटें देने की बात करी गई थी। तो यहाँ पे ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 और ये एडॉप्ट हो गया असेंबली को, उन्होंने इसको साइन कर दिया था। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि एक सेकंड अभी अभी हम इसका कमिटमेंट नहीं लागू नहीं करवा सकते। तो वही सबने बोला कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया, मतलब तैयार है, इतना मतलब दिन रात एक किया इसको तैयार करने के लिए, क्यों कमिटमेंट नहीं कर सकते? तो नेहरू जी ने कहा मेरा लाहौर सेशन जो है याद करो, उसमें मैंने जो 26 जनवरी की जो 1950 वाली जो डेट है, तो वो जो डेट है उसको मैं ये करना चाहता हूँ सेम डेट पे, और उसकी याद में मैं इसको करना चाहता हूँ। तो 26 जनवरी 1950 जो है ये जो डेट है, इसीलिए उन्होंने चूज करी कि कमिटमेंट के लिए, जस्ट एक नॉर्मल एक याद करने के पर्पज से। तो 26 ऑफ जनवरी 1949 नहीं, 1947 में जो है ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उनके पसीने छूट रहे थे कि भाई इंडिया में इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है और रिलीजियस डाइवर्सिटी है, तो कैसे ऐसे एक बुक बनाए, कैसे रूल बुक बनाए जिससे सब सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि अलग अलग कमिटीज बनाते हैं, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट कमिटी होगी ड्राफ्टिंग कमिटी। तो सब कमिटीज अपनी अपनी रिकमेंडेशन देंगे और ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी फाइनली उनको रिव्यू करके एग्जामिन करके ड्राफ्ट तैयार करेंगे, और इनका जो चेयरपर्सन होगा वो होंगे आपके पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। करेक्ट? तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट वाज अ डेट ऑफ 1947 जब आपके पास ड्राफ्टिंग कमिटी बनी थी। 1949 के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट हो चुका था। नाउ थर्ड क्वेश्चन,
Which one of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? So this question came in 2021. तो पहला यहाँ पे बात होता है कमिटेड जुडिशरी, सेकंड है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, थर्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट और फोर्थ है सेपरेशन ऑफ पावर. So just take 1 minute and solve this question. It is very easy question. इसमें तो कुछ समझाने भी नहीं पड़ेगा मुझे. तो जब भी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी का, दैट मीन्स टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी कि यहाँ पे इलेक्टेड जो आपके पास गवर्नमेंट है वो भी हो सकती है, या फिर जो मोनार्कियल गवर्नमेंट है वो भी हो सकती है. सो डेमोक्रेसी कुड बी बोथ, मोनार्कियल भी हो सकती है और रिपब्लिक सॉरी डेमोक्रेसी मोनार्कियल गवर्नमेंट भी हो सकती है जहाँ पे आपके पास एक हेरिडिटरी हेड होता है और आपके पास रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है जिसमें आप इलेक्शंस के थ्रू अपने एक रिप्रेजेंटेटिव और प्रतिनिधि जो है उसको चूज करते हो. तो जब हम लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो कि एक बेस्ट सेफ गार्ड देगा लिबर्टी को? तो ऑब्वियसली दैट वुड बी द सेपरेशन ऑफ द पावर. ठीक है, ये होगा सेपरेशन ऑफ द पावर. अब आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि 2021 में ही इन्होंने पूछा. दैट इज विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा था बिकॉज ये इजिली हो जाना चाहिए था आप लोगों का एलिमिनेशन के थ्रू. ठीक है, हालांकि अब एलिमिनेशन वाला सिस्टम इतना नहीं चल रहा है बिकॉज वो ओनली वन ओनली टू पेयर्स वाला सिस्टम उन्होंने कर दिया है, बट उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे. बट पहले इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं. यहाँ पे पूछा विथ रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल. दूसरा है a citizen by birth only can become the head of the state. और तीसरा है a foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. तो यहाँ पे इजी क्यों लगा ये क्वेश्चन? क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट तो एकदम ही घनघोर गलत है भाई, एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट. व्हाई? When you talk about the third statement in the part 2 of the Indian Constitution, जो कि सिटीजनशिप की बात करता है, आर्टिकल 5 से लेके आपके पास आर्टिकल 11 सिटीजनशिप मतलब 26 जनवरी 1950 को किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि ये इंडियन सिटीजन है या नहीं है उनके बारे में बताया गया है. और बाद में वहां पे पार्लियामेंट को पावर दे रखा है कि वो लॉ बना सकते हैं उसके बाद में किस आधार पर सिटीजनशिप देनी है. उसी के साथ में सिटीजनशिप रिनंसिएशन यानी कि किस तरह से आप सिटीजनशिप जो है ड्रॉप करोगे वो भी दे रखा है. और कोई भी पर्सन अगर फॉरेनर है या सिटीजन को इंडिया का ही सिटीजन क्यों ना हो, फॉरेनर ही क्यों ना हो, अगर कोई इंडिया के सिटीजन है तो देयर आर मेनी सिचुएशंस जहां से वो इंडिया की सिटीजनशिप को ड्रॉप कर सकता है, वॉलंटरली कर सकता है. अगर कोई गड़बड़ हुई तो इंडिया उसकी रद्द कर सकती है सिटीजनशिप. तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट था. तो यहाँ से आप 3 वाले को हटा सकते थे जिसमें 3 है. डी इज नॉट द आंसर, सी इज नॉट द आंसर. अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे. अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट. अगर किसी ने लक्ष्मीकांत ध्यान से पढ़ी है तो वहां पे साफ साफ लिखा है सिटीजनशिप एक तो बाय रजिस्ट्रेशन और एक नेचुरलाइजेशन. तो जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं वहां पे हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात करते हैं और नेचुरलाइजेशन में हम इंडियन ओरिजिन की बात नहीं करते हैं. लेकिन वहां पे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक लाइन लिखी है कि अगर किसी पर्सन को नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिलती है तो वो भी प्रेसिडेंट जो है उसके लिए एलिजिबल है. तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट. ये क्रिस्टल क्लियर किताब में लिखा है. फिर बचता है फर्स्ट स्टेटमेंट. ये भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि इंडिया के अंदर सिर्फ एक सिटीजनशिप और एक डोमिसाइल की. अब ये डोमिसाइल ना ऐसे ये आपके फ्लैट घर प्रॉपर्टी से मत ले लेना कि मतलब मेरे तो 10 फ्लैट है 10 डोमिसाइल. यू आर द डोमिसाइल ऑफ वन कंट्री वन सिटीजनशिप, उसकी बात हो रहा है. तो यहाँ पे है आंसर ओनली वन इज द करेक्ट आंसर. Now, then, what was the next question is what was the exact constitutional status of India on 26th of January 1950? So basically, again, उन्हीं डेट पे क्वेश्चन है. There was the date 26th of January 1949 जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो चुका था लेकिन लागू नहीं हुआ था. फिर आता है 26th of January 1950. तो 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया था. तो यहाँ पे उसका स्टेटस पूछा है. तो आप सभी को पता है प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 3 वर्ड्स बाद में ऐड किए जिसको आप सिस्टर से याद रख सकते हो, SIS, दैट इज सिस. सोवरेनिटी सॉरी सोशल इंटीग्रिटी एंड सेक्युलरिटी.
तो यहाँ पे ये 3 वर्ड जहाँ पे भी आ रहे हैं आप उसको ऑटोमेटिकली ऑप्शन को हटा दो, क्योंकि वो तो बाद में ऐड हुए थे, ओरिजिनली नहीं थे। तो यहाँ पे सेक्युलर वर्ड है तो मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे सेक्युलर वर्ड है इसको हटा देती हूँ। ठीक, but what's our first question? A democratic republic and a sovereign democratic republic. तो yes, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये साफ साफ लिख रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला था ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, अभी अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2023 का क्वेश्चन था। यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्टली पूछा, अब यहाँ पे 2021 में सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सीधी सीधी डेफिनेशन, दैट इज अ गवर्नमेंट विच इज लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का ऐसा मतलब होता है कि वो गवर्नमेंट जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सरकार की पावर्स को लिमिट कर रही है, तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल की अगर हम बात करते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया वो उसकी सोर्स हो जाएंगे, ठीक है। देन वहां पे आता है डेमोक्रेटिक के बारे में बात होती है, रिपब्लिक जो है उसके बारे में बात होती है, सोशल बात होती है, वहां पे सॉवरेन बात होती है, ठीक है, सेक्युलरिज्म की वहां पे बात होती है, आपके पास जस्टिस के बारे में बात होती है। तो ये बेरूबरी का जो केस था, फिर बाद में आपके पास ये जो LIC का केस है जिसमें बोला कि प्रियम्बल एक इंटरग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको अमेंड कर सकते हो, लेकिन इट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स। इट इज अ क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या अगर आप लोगों को चाहिए कि प्रियम्बल के केसेस किसके साथ बताऊं तो आप बता सकते हो मुझे, एक काम करते कर ही लेते प्रियम्बल के, ओके। तीन, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है? ओके, सो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, रुको। पहला बोला है पार्ट, पहले तो इसके केसेस देख लो। आपका बेरूबरी, स्पेलिंग कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दू, बेरूबरी का केस आया था, दैट इज द बेरूबरी के, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 1960। बेरूबरी का जो केस था उसमें बोला कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन बाद में केशव नंदा भारती केस आए थे 1973 जिसमें बोला कि यस इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आप इसको अमेंड कर सकते हो। एंड देन फाइनली LIC का केस आया था, इंटीग्रल पार्ट इसको बताया गया था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। सेकंड है नॉट अ पार्ट ऑफ द, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है उससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। क्या ये नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गलत है? तो बेसिकली क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट का है, तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, part of the constitution but has no legal effect independently of the other. So this is your correct explanation. Coming to the next question. Why it's not working? Okay. Eighth question. That other than the fundamental rights, ये बहुत कम बच्चों को पता होगा but you should know this. Other than the fundamental right, which of the following parts of the Constitution of India reflect the principle or the provisions of Universal Declaration of Human Rights? तो पहली बात तो यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है 1948 का, उसको आप पढ़ लेना, और नहीं पढ़ते हो तो मोटा मोटी इतना आप रट लेना या समझ लेना या दिमाग में बिठा लेना कि हमारे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, प्रियम्बल, इन सभी की बातें मिक्स होके कुछ ना कुछ इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंदर भी मेंशन करी गई है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, DPSP में भी लिखा हुआ है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखा हुआ है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, in the context of the India, which one of the following is the characteristic appropriate for the bureaucracy?
आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपको ब्यूरोक्रेसी का मतलब तो पता ही होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है उनका, कि कोई भी पॉलिसी है उनका इम्प्लीमेंटेशन करना। तो देयर इज नो डाउट कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी मतलब कंफ्यूजन होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है एन एजेंसी फॉर द वाइडनिंग द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, पहली बात तो ना इसको रट लेना, ये ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन बनाना सीखो। यहाँ पे बार बार मेंशन कर रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसको आप अच्छे से कर लेना कि भाई ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे है एन एजेंसी, क्या ये है पॉसिबल है? नहीं, ब्यूरोक्रेसी का इसमें कोई रोल नहीं है। देन एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरलिज्म। अरे जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, दैट इज डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, की एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या इसमें ब्यूरोक्रेसी का रोल है? नहीं। देन एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या यूपीएससी के जो मेंबर्स है आगे जाके जब आईएएस कलेक्टर वगैरह बनते, क्या उनका ये फोकस होता है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखें, जैसा नेता कर रहा है वैसा करें, या फिर गवर्नमेंट बना के रखें? नहीं, उनका मेन काम क्या है? कोई भी पब्लिक पॉलिसी उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास डी। फिर आता है अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज एक्ट। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2023 में पूछा, 2021 में पूछा, 2020 में पूछा, अभी भी अक्कल नहीं आ रही है तो यूपीएससी कुछ नहीं कर सकता। और लिमिटेड गवर्नमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, अब आ जाओ आप अगले क्वेश्चन पे। द नाइन्थ शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ व्हाट? तो बेसिकली नेहरू जी के टाइम पे एक नाइन्थ शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया। नाइन्थ शेड्यूल को ये बोल के इंट्रोड्यूस किया कि भाई कोई भी लॉ अगर हम इसके अंदर लेके आ रहे हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा भाई। लेकिन बाद में इस चीज को हटा दिया गया था, जुडिशियल रिव्यू तो उसमें होगा ही होगा। ओके, और हर कोई चीज को आप नाइन्थ शेड्यूल में नहीं ला सकते हो, बाद में ये बोला गया दैट दे सेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें आप इसमें ला सकते हो। सो बेसिकली इट वाज एट द टाइम ऑफ द जवाहरलाल नेहरू। Now, coming to the next question, which says that which of the following are regarded as the main features of the rule of law? तो जब हम रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं तो इस ये मुझे एक सेकंड दीजिए, इसका कुछ प्रॉब्लम है। ये नाइन्थ शेड्यूल को और थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं नाइन्थ शेड्यूल के बारे में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था तो उस वक्त नाइन्थ शेड्यूल को लेके आया। नाइन्थ शेड्यूल में बोला गया कि सेंटर और स्टेट के वो सारे लॉस नाइन्थ शेड्यूल में आएंगे जिसको आप लीगली चैलेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली दे आर इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। करेक्ट। तो बेसिकली ये क्यों लाया गया था? क्योंकि उस वक्त जो जमींदारी सिस्टम है, राइट टू प्रॉपर्टी है, आर्टिकल 31B यू कैन रिवाइज फ्रॉम द स्टैटिक, उसके रिगार्डिंग ये लाया गया था। सो इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जवाहरलाल नेहरू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which talks about the question number 12. Which of the following are regarded as the main features of the rule of law? सबसे पहला है, क्या ये लिमिटेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है? क्या ये इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है? क्या ये पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बात करता है, या लिबर्टी और सिविल राइट के बारे में बात करता है? इस पर थोड़ा सा सोचो, टेक अ टाइम एंड थिंक ओवर दिस क्वेश्चन कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। देखो, ऑप्शन नंबर 2 तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हम सीधा सीधा बात करते हैं। फिर यहाँ पे बात करी गई है लिमिटेशन ऑफ द पावर्स, ये भी एब्सोल्युटली क्लियर है, यानी लॉ के सामने सब बराबर है। आप किसी की पावर्स जो उनको लिमिट कर रहे हो लॉ के आगे, लिमिटेशन ऑफ द पावर्स। ठीक। फिर यहाँ पे बात करी गई है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। देयर इज मतलब एक बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है ये, इन्होंने बोला पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ का इससे कोई लेना देना नहीं है कि लोगों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। थर्ड इज लिबर्टी एंड द सिविल राइट। हाँ, जब आप बोलते हो कि आपको लिबर्टी होता है, रूल लॉ के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हो,
there is no partiality, so you feel liberty, you feel like your civil rights are protected. So answer could be 1, 2 and 4. Okay, now coming to the next question, which is the question number 13. The Parliament of India can place a particular law in the ninth schedule of the Constitution of India. क्या ये करेक्ट है या नहीं है? अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया है that the Parliament of India can place a particular law in the ninth schedule of the Indian Constitution. Is it true or not? Yes. अभी तो हमने देखा कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें क्या हुआ कि कुछ लॉज जो है उसको नाइन्थ शेड्यूल बनाया और उस नाइन्थ शेड्यूल में डाला और बोला गया कि ये जुडिशियल रिव्यू जो है उससे एप्लीकेबल नहीं होगा, दीज आर इम्यून टू द लीगल सिस्टम. बाद में इसको हटा दिया गया ये बोल के कि जुडिशियल रिव्यू तो होगा, लेकिन पार्लियामेंट अभी भी जो जुडिशियल रिव्यू, लेकिन पार्लियामेंट को फिर बोला गया कि यहाँ पे हर कोई लॉ को आप इसके अंदर नहीं डाल सकते, इंपॉर्टेंट लॉज को ही आप इसमें डाल सकते हो. तो यस, पार्लियामेंट जो है ये इंसर्ट कर सकता है. सेकंड स्टेटमेंट है द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस इन द नाइन्थ शेड्यूल cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. This is absolutely wrong statement. क्यों? हमने बोला इनिशियली ऐसा था कि उन्होंने बोला नाइन्थ शेड्यूल के अंदर अगर कोई लॉ आता है तो वो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, वो इम्यून है, लेकिन बाद में जुडिशियल रिव्यू को वहां पे ऐड कर दिया गया था फॉर इंपॉर्टेंट लॉस. नाउ तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसीज superior virtue lies in the fact that it calls into activity. पहला ऑप्शन है the intelligence and character of an ordinary men and women. Second, the method for strengthening the executive leadership. Third, a superior individual with dynamism and vision. Fourth, a band of dedicated party workers. तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यू कैन इमेजिन द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, और यू कैन इमेजिन ऑफ द मोनार्की. तो दोनों में ही जनता का रोल होता है, जनता चूज करती है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो इंटेलिजेंस एंड करेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, यानी कि जो आम जनता है वो अपनी सोच से, विचार से, ओपिनियन से, समझ से अपने जो लीडर है उनको चूज करती है. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, इसका कोई इसमें रोल नहीं होता है, ना ही आपके पास एक इंडिविजुअल की बात होती है और ना ही आप पॉलिटिकल पार्टी से आपको उसको लिंक करना है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटी? सो इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. आपका जो प्रीएम्बल वाला जो चैप्टर है उससे आपके पास ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो डीपीएसपी है, लेकिन जब आप बोलते हो कि जो भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के लोग बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका पूरा जो माइंड है वो हमने एक साथ प्रीएम्बल में डाल दिया है. सो इट इज द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आंसर इज द प्रीएम्बल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India? ये छोटे छोटे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लिबर्टी ऑफ थॉट की बात हुई है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन की बात हुई है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ की बात हो रही है. ठीक है, लेकिन कहीं पे भी वहां पे इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं कही गई है. दे हैव टॉक अबाउट द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the implications of the equality in the society is the absence of. ये थोड़ा सा अगर किसी ने बुक नहीं पढ़ी है और कोई इसको मन से करने बैठ गया तो आप उसको 100% गलत करोगे. समझ रहे हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि लगता है इजी है, सोच के कर देंगे, लेकिन जब बुक पढ़ते हो तो थोड़ा सा दिमाग खुलता है. यहाँ पे क्या बोला, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ द प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेंट, कंपटीशन या फिर आइडियोलॉजी. तो इसका आंसर होगा आपके पास प्रिविलेजेस. मतलब आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आर्टिकल 40 कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब आपने कहा कि 7 बजे के बाद में कोई भी इस घर के अंदर नहीं एंट्री कर सकता. तो वहां पे आप किसी को इक्वालिटी दे रहे हो, आप किसी को प्रिविलेज नहीं दे रहे हो कि भाई अगर कोई अमीर है तो वो अंदर आ सकता है, गरीब है तो नहीं, उसको मतलब फिर एंट्री नहीं मिलेगी. ऐसे आप मतलब भेदभाव नहीं कर सकते. तो आप प्रिविलेजेस जो है उसको आप एब्सेंस, उसको आप हटा रहे हो, तब जाके आप इक्वालिटी वहां पे दे रहे हो. करेक्ट.
तो यहाँ पे है आपके पास प्रिविलेजेस। अब आप बोलो कि रिस्ट्रेंट क्यों नहीं हुआ? अरे जब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे तो इक्वालिटी कैसे आएगा? Competition ideology, there's no sense over it. The next question is the provision of the fifth and the sixth schedule of the Constitution of India are made to. Direct question. तो इन्होंने पूछा है that is protect the interest of scheduled tribe, then determine the boundaries between the state. गलत. द रिस्पॉन्स पंचायत भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। पंचायत के लिए जो आपके पास शेड्यूल्स लगते हैं वो हो जाएगा नाइन्थ ए हो जाएगा म्यूनिसिपैलिटी के लिए, 9B क्या हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो ये भी गलत। इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दैट इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। Now, coming to the next question, that which one of the following schedule of Constitution of India deals with anti-defection? ये हमने विजन की PT 365 में कवर किया है कि अगर हम पार्लियामेंट के मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं डिफेक्शन के केस में तो वो एंटी डिफेक्शन के अंदर आता है। और एंटी डिफेक्शन जब भी दिमाग में आएगा तो तीन चीजें आनी चाहिए, एक तो आएगा 10th शेड्यूल और दूसरा आएगा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 10th शेड्यूल, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसके रिलेटेड जो हमारे पास केस था वो किहोटो केस था। और यहाँ पे क्या बोला कि जो डिसाइडिंग पावर है वो सुप्रीम और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। तो इसका आंसर क्लियर है, 10th शेड्यूल इज आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बात हुई है वो है द गवर्नमेंट इनेक्टेड the Panchayat extension to the scheduled area, that is the PISA Act in 1996. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या इसका ऑब्जेक्टिव सेल्फ गवर्नेंस देना था, या फिर जो ट्रेडिशनल राइट्स है उनको रिकॉग्नाइज करना था, या फिर एक ऑटोनोमस रीजन क्रिएट करना था, या फिर एक फ्री ट्राइबल पीपल करना था फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन? आंसर नंबर 20, जल्दी से सोच के बताओ। ध्यान से देख लेना, यहाँ पे नॉट पूछा है, यानी कि 3 सही है और एक आपको यहाँ पे गलत बताना है। देखो, पहला तो है टू प्रोवाइड द सेल्फ गवर्नेंस, यस। दूसरा है टू रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल राइट, टू क्रिएट, यस, टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन। तो ये तो 5th और 6th शेड्यूल के अंदर बात होती है, तो यही गलत हुआ ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इकोनॉमिक जस्टिस as one of the objectives of Indian Constitution has been provided in. क्या हो गया? एक मिनट। Has been provided in. So it was on the economic justice. The question is that economic justice as one of the objectives of the Indian Constitution has been provided in. पहला statement है the preamble and the fundamental right. Second statement is the preamble and the directive principles of state policy. Third, the fundamental right and directive principles of state policy, and none of the above. So firstly, यहाँ पे समझते हैं एक चीज कि जो preamble है, it talks about the justice. ये तो आपको पता होना चाहिए अगर preamble रटा हुआ है तो preamble जो है it talks about justice. ठीक है, तो ये है आपके पास preamble, it talks about justice. So it talks about 3 types of justice: social justice, economic justice, and political justice. तो ये तीनों justice किस तरह से आपको दिए गए हैं? By various provisions of fundamental right, by various provisions of DPSP. But यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। तो पहला तो है कि प्रियम्बल में तो इसका मेंशन है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट, सेकंड है प्रियम्बल एंड डीपीएसपी, और थर्ड है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो थर्ड को हम हटा देते क्योंकि यहाँ पे प्रियम्बल नहीं है, क्योंकि हम श्योर है कि प्रियम्बल में तो आता ही आता है। अब हमें डिसाइड करना है कि क्या फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है। देखो, डीपीएसपी का आर्टिकल 39 यूज याद करो, जो कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। कैसे?
वहां पे क्या बोला है कि जो मटेरियल रिसोर्सेस है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल पेमेंट होगा फॉर वुमेन एंड द मेन, इक्वल राइट होगा टू लाइफ टू लिव, चाहे वो मैन है या वुमेन है. सो हियर आर्टिकल 20 क्वेश्चन 21 का आंसर हो जाएगा प्रेम्बल एंड डीपीएसपी, दैट इज द B1. Okay, then comes the question number 22. In the context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? तो अभी हमने जब ट्वेंटी 365 की क्लास ली थी विजन की, उसमें बात करा कि जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी गई थी कि आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जो कि हेड होता है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. सो बेसिकली दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये एक्ट करता है एज अ रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और ये एड एंड एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को. तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. जी हाँ, कि जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वो हमेशा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं. अगर नहीं होता है तो उनके पास सिर्फ 6 महीने का समय होता है, उनको पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ता है. सेकेंड, मेंबर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट. ये भी करेक्ट है क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी गई है, राइट. तो इनको लोकसभा के अंदर अपना मेजोरिटी रखना पड़ेगा, नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा. विजन की पीटी 365 में पढ़ा था हमने. थर्ड स्टेटमेंट है, कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट. नहीं, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, बट यहाँ पे जो कैबिनेट होता है यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज द प्रेसिडेंट. तो ये गलत हो जाएगा. तो इसका आंसर है 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the question number 23, which of the following provisions of the Constitution of India have a bearing on the education? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिव, फर्स्ट स्टेटमेंट है डीपीएसपी. डीपीएसपी का आर्टिकल 45 जो है वो बोलता है कि जब तक बच्चा 6 साल तक नहीं हो जाए उसे कंपल्सरी एजुकेशन देना ही देना है. और इसी के साथ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसने आर्टिकल 45 को बदल दिया फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A, और यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन ऐड कर दिया. तो यस, डीपीएसपी के अंदर एजुकेशन की बात होती है. फिर आता है आपके पास रूरल एंड लोकल बॉडीज, दैट मींस पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी, 73rd और 74th अमेंडमेंट या फिर 11th एंड द 12th शेड्यूल. तो इसके अंदर भी ऑब्वियसली एजुकेशन की बात करी गई है. फिर है 5th और 6th शेड्यूल एरियाज, यानी कि इसमें जो ट्राइबल एरियाज के जो लोग होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, उनको भी अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए बहुत सारी प्रोविजंस है. सो यस, दे आल्सो हैव अ बियरिंग ऑफ द एजुकेशन. देन कम्स द 7th शेड्यूल, इसमें एजुकेशन को डायरेक्टली कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रखा गया है. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, दैट मींस डी. सो द आंसर इज डी. Next question is with respect to the Government of India Act 1935. चलो, ये जो दो क्वेश्चन है इसको हम बाद में लेंगे क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है. ठीक है, मतलब पॉलिटी के भी है पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. तो एक साथ मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब समझाऊंगी तब ये कर लेंगे. इस क्वेश्चन को देखते हैं. द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज द टैक्सेस एंड द फी इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले बताओ 6th शेड्यूल कौन सा है. अभी हमने देखा 5th और 6th शेड्यूल. तो दीज आर रिलेटेड टू दी व्हाट, दीज आर रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज. तो 5th हो जाएगा और बाकी के जो स्टेट्स वाले एरियाज हो जाएंगे वो 6th शेड्यूल एरियाज हो जाएंगे. फिर यहाँ पे आ रहा है 7th शेड्यूल. इट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट मैटर्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. फिर आता है आपके पास 9th शेड्यूल और 11th शेड्यूल. 9th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, पंचायत के बारे में. तो ये भी नहीं होगा. फिर आता है 11th शेड्यूल. तो आपके पास 11th और आपके पास जो 12th शेड्यूल है, आई एम सो सॉरी, आई थिंक आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी. मैंने आपको पार्ट्स के अकॉर्डिंग ये बता दिया. सो दिस आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पार्ट्स, बट यहाँ पे हम शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. सो आपके पास जो शेड्यूल नंबर 9 हो जाएगा और शेड्यूल नंबर जो 11 है, ओके. तो यहाँ पे किसके बारे में बात होती है, पंचायत के बारे में.
ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगी, गिव मी सेकेंड। जो पार्ट्स होते हैं ना, मैंने आपको उसको उस हिसाब से बता दी। तो नाउ वी कैन सी, तो मैंने आपको पार्ट्स के अकॉर्डिंग बता दिया था, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। वी कैन सी नाउ द सिक्स्थ शेड्यूल। तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज वगैरह उन सब से रिलेटेड है। यहाँ पे आता है सेवंथ शेड्यूल, इट इज, तो बेसिकली सिक्स शेड्यूल आंसर नहीं होगा। सेवंथ शेड्यूल है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसके साथ डील करता है, तो ये एक आंसर हो सकता है। नाइन्थ शेड्यूल और इलेवेंथ शेड्यूल, ये बेसिकली नाइन्थ शेड्यूल तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, जो कि जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, सो दिस इज नॉट द आंसर। इलेवेंथ शेड्यूल दैट इज पंचायत, तो इसमें भी यहाँ पे टैक्सेस और फी की कुछ बात नहीं करी गई है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। Coming to the next question, which schedule of the Constitution of India contains a special provision for the administration and control of scheduled areas in the several state? अभी अभी हमने किया ये हो जाएगा फिफ्थ शेड्यूल। ये फिफ्थ और सिक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेबल प्लान, ये उस हिस्ट्री वाले क्वेश्चन के साथ करेंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 28, ये बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 371 ए से लेके आर्टिकल 371 आई वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मीट द रीजनल डिमांड ऑफ नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। अब सबको पता है आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, उसको एब्रोगेट कर दिया गया। तो उसी के आगे वाला जो आर्टिकल 371 है, ऐसे आप याद रख सकते हो कि ये रिलेटेड है गिविंग द स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन स्टेट। तो ठीक है, आर्टिकल 371 तो क्लियर है कि भाई सर्टेन स्टेट को स्पेशल प्रोविजन देने की बात कर रहा है। बट यहाँ पे बात करी है आर्टिकल 371 ए, तो क्या यहाँ पे किसको दिया गया है? नागालैंड को दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पास करेक्ट है। अगर याद नहीं होता है तो बाकी के स्टेटमेंट को एक बार चेक करते हैं। दूसरा यहाँ पे बोला है Constitution of India and the United States of America envisages a dual policy but a single citizenship, that is dual policy, the union and the state but a single citizenship। तो इसका आंसर आप मुझे बताओ कि क्या इंडिया के अंदर यूनियन और स्टेट का कंसेप्ट है? जी हाँ। क्या यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है? जी हाँ। तो बेसिकली डुअल पॉलिसी का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, सिंगल सिटीजन वाला चीज जो है यहाँ पे करेक्ट है। A natural citizen of India can never be deprived of a citizen, ऐसा कुछ नहीं, आप उसको डिप्राइव जो है बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास डी, दैट इज ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है that if a new state of Indian Union is to be created, which one of the following schedule of the Constitution must be amended? तो हमने क्या बोला कि अगर आपको एक नया स्टेट बनाना है ऑफ इंडियन यूनियन, तो वो कौन से शेड्यूल के अंदर आएगा? फर्स्ट शेड्यूल, क्योंकि ये बात करता है लिस्ट ऑफ द यूनियन और इसकी जो टेरिटरी स्टेट्स वगैरह जो लिस्ट है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 30, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice। तो बेसिकली preamble की जो लैंग्वेज है वो लिखी गई है और यहाँ पे डेट पूछी गई है कि इसको कब अडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पे दो डेट है, कंफ्यूज मत हो जाना। एक तो 26 जनवरी 1949 इसको अडॉप्ट किया गया था। आंसर हमारा 1949 होगा कि बेसिकली बन के तैयार हो गया था, बट 1950 को कमेंसमेंट हुआ था, तो दिस इज नॉट द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे which who gave the idea of the constituent assembly for the formation of the constitution India। हमने बात करी थी कि सबसे पहले यहाँ पे एम.एन. रॉय सर आए थे, उनके बाद नेहरू जी ने ऑफिशियली डिमांड जो स्टार्ट करी हुई थी। तो बेसिकली एम.एन. जो रॉय है उनसे पहले भी यहाँ पे जो डिमांड स्टार्ट करी गई थी वो किसने करी थी? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये है आपके पास कांग्रेस पार्टी 1936, डेट उन्होंने से पहले की किसकी थी? 1934। तो आप कॉमन सेंस से भी आंसर निकाल सकते थे, स्वराज पार्टी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 32। In the interim government in the 1946 the vice president, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत पहले आया है, अब आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है।
Coming to our next question, that is, which of the following statement are true in relation to the Constituent Assembly? क्या ये एडल्ट सफरेज की बेसिस पे थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हमने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लगभग 389 सीटें थी, जो एक प्रोविंशियल जो स्टेट है उनके लिए डिवाइडेड थी, और ब्रिटिश के जो प्रोविंसेस थे उनके लिए डिवाइडेड थी। जो प्रोविंशियल स्टेट थे वहां पे आपके पास नॉमिनेशन से मेंबर आ रहे थे, और जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश के प्रोविंसेस थे, वहां पे इलेक्टेड से आ रहे थे, लेकिन वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, वहां पे एडल्ट सफरेज नहीं था। तो बेसिकली एक को हटा दो, जहां जहां वन है आप उसको हटा दो। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, द असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। ना जी ना, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, आप इसको भी हटा दो, तो सेकंड आपको हटा दो, तो आंसर आ गया 3 और 4। तो क्या असेंबली मल्टी पार्टी बॉडी थी? हाँ। क्या यहाँ पे बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी? जी बिल्कुल बनाई गई थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, that which of the following characteristics is common between the federal system of India and America? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप खुद मुझे बताओगे अगले वीडियो में, जब हम पीवाई को लेके आएंगे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, यानी कि फॉर्म ऑफ सॉरी फंडामेंटल जो राइट्स है उसके ऊपर जो पीवाई को डिस्कस करेंगे। तो दो हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, पीवाई क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो, बार बार रिवाइज कर लो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। थैंक यू।